चलो बलराम, अब ध्यान से सुनो। ठीक, अब इसमें जो जो टॉपिक चल रहे हैं इस समय, ठीक है, तुम लोग को देख के भी लग रहा होगा, खुद से पता चल जाता है कि यार ये इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा सा। सारे के सारे अब बेसिक कंसेप्ट ही बता रहे हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो लगवा ही नहीं रहे। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, और हमने ये भी बता दिया था कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता, शिवम बाबू, अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के परमाणुओं के बीच बनता है। समझ में बता रहे कि नहीं? अगर मैं कहूं कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच क्या ध्रुवीय बंध संभव है? नहीं, यहाँ पर एकदम शुद्ध प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही ना? एकदम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, प्योर सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक, और यही Cl की जगह हम क्या कर दें, एक हाइड्रोजन कर दें, तब क्या हो गया? अब यहाँ पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुव का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब होता है एक छोर, एक एंड। पोल का मतलब क्या होता है? एक छोर। जैसे पृथ्वी के दो छोर है ना, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ठीक है, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही कुछ जो अणु होंगे, कुछ यौगिक होंगे, उनके भी दो छोर होंगे आपके। ठीक है, अच्छा, हर वो चीज जिसके छोर हो सकते हैं उनको हम लोग पोल कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं। और जिसमें, ध्यान से सुनो, जिसमें दो छोर होते हैं उसको कहा जाता है डाईपोल। क्या कहते हैं? डाईपोल। द्विध्रुव क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, डाईपोल। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें डाईपोल हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें भी दो अलग अलग छोर होंगे वो डाईपोल होगा ही होगा। जैसे एक मैग्नेट लेते हैं सचिन, एक हमने मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, चुंबक। ठीक, उसमें दो पोल होते हैं, दो छोर होते हैं कि नहीं? एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल। तो जो चुंबक होता है बार मैग्नेट, वो भी एक तरह का डाईपोल या द्विध्रुव होता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? वो भी एक तरह का क्या होता है? द्विध्रुव डाईपोल होता है। आनंद, नींद आ रही है? चुंबक क्या होता है? एक तरह का डाईपोल होता है। इसमें कोई समस्या? अब अगर हम लोग एक रॉड ले लें, ठीक है, इस पर आवेश रख दें, ठीक है, एक तरफ धन आवेश, एक तरफ ऋण आवेश, ये भी एक तरह का डाईपोल हो गया कि नहीं हो गया? ये भी एक तरह का डाईपोल हो गया कि नहीं होगा? सिस्टम जो बिजली के पोल गड़े रहते हैं, एक आसमान की तरफ एक जमीन के अंदर, वो भी एक तरह का क्या है? डाईपोल है कि नहीं? अच्छा, अब ये एक सिस्टम है, हम इस पर इस तरफ बल लगाएं, ऊपर की तरफ, ठीक, और इस तरफ से नीचे की तरफ बल लगाएं, तो ये भी एक तरह का हमारा क्या हो जाएगा? डाईपोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? द्विध्रुव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसी दुनिया में सारी की सारी चीजें जिसमें दो अलग अलग छोर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग डाईपोल या द्विध्रुव कहते हैं। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तुम भी एक तरह के डाईपोल हो, तुम्हारा सर है और पैर है कि नहीं? अब है ना? हाँ, तो डाईपोल हो, जिसके दो अलग अलग छोर होंगे और दोनों छोरों के गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, एकदम विपरीत होंगे। ठीक, तो अगर मैं एक HCl का अणु लूं, ठीक, HCl का एक अणु लिया हमने, और कल हमने बताया था पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, बहुत कम मात्रा में आवेश यहां महसूस होता है जिसको नापते नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह का सिस्टम हमें दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ये एक ये पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव, इस तरह से हमने बस इसको बताया है, इसको रिप्रेजेंट किया है। रितेश, इसको प्रदर्शित किया है कि मान लो HCl का मॉलिक्यूल है, इस तरह से नजर आएगा, एक तरफ पॉजिटिव छोर और एक तरफ नेगेटिव छोर। ठीक, अच्छा, डाईपोल की एक खासियत होती है, अमन, डाईपोल की एक खासियत होती है कि इसमें दोनों एंड पर अलग अलग तरह का बल लग रहा होता है, दोनों छोर पर अलग अलग तरह का बल लग रहा होता है। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये कोई चुंबक है, चुंबक के बारे में एक चीज जानते होंगे नीरज भाव, कि चुंबक को अगर मुक्त अवस्था में लटका दिया जाए, चुंबक को अगर मुक्त अवस्था में लटका दिया जाए तो क्या होता है? वो गोल गोल ऐसे घूमने लगता है। ठीक, अब पृथ्वी में क्या है कि वो कहीं से भी करो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ वो इंगित करने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी के चुंबक से वो आकर्षित होता है। लेकिन अगर जहां पर कोई भी बल न लग रहा हो, प्रियांजल, जहां पर कोई भी चुंबकीय फोर्स कोई और ना हो, तो अगर चुंबक को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो अपने आप घूमने लगता है। क्या होता है? अपने आप
घूमने लगता है। ठीक, अच्छा थोड़ा सा और आसान करते हैं। ये एक सिस्टम है, मैंने बताया था कि चाबी हमको दिए थे ना, मिल गया रिम मिल गया सर। इस पर अगर हम बल लगाएं, ठीक है ध्यान से सुनो, इस पर हम बल लगाएं अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक, और इस पर बल लगाएं नीचे की तरफ, तो क्या हमें इसमें देखने को मिलेगा? इसमें एक तरह का घूर्णन गति देखने को मिलेगी कि नहीं? अगर इस पर हम ऊपर की तरफ बल लगाएं और उसकी तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ बल लगाएं तो घूर्णन गति देखने को मिलेगी कि नहीं? ये चीज घूम जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को ट्रैक करना चाहेगा कि नहीं? इसका लाइन ऑफ फोर्स ऊपर, ठीक है, डायरेक्शन में रहेगा, साउथ का नीचे की तरफ मान लो रहता है, साउथ नॉर्थ को आकर्षित करना चाहता है, नॉर्थ साउथ को, तो चुंबक भी क्या होगा? घूम जाएगा कि नहीं? मान लो दो छोर ले लेते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑन करके देखें सर, जो टॉपिक चल रहा था कम से कम वो चीज टॉपिक, रितेश जो, अरे छोड़ो उसको, वो बेकार आदमी है, उसके चक्कर में पड़ो। ठीक, जो टॉपिक चल रहा था उसको क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। टॉपिक हमारा चल रहा था कि हमने कुछ ऐसा, ऑन है, चल रहा है नहीं है हमारे ना पूरे, ठीक। ये हमने बताया था आप लोगों को कि जैसे मान लिया कि ये कोई भी सिस्टम है जिसके दो पोल हैं, दो छोर हैं, और इन दोनों छोर पर अलग अलग लाइन ऑफ फोर्स यानी कि अलग अलग बल लग रहा है, ठीक है। एक की दिशा दूसरी, एक की दिशा दूसरी, एक का नेचर दूसरा, एक का नेचर दूसरा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाता है? घूम जाता है। जैसे हमने बताया था कविता चौरसिया कि ये एक सिस्टम है, अगर हम इसके ऊपर की तरफ बल लगाएं तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे बल लगाए तो नीचे चला जाएगा। अगर ये चुंबक रहेगा तो चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, साउथ पोल मान लीजिए नीचे की तरफ बल लगा रहा है तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ ये घूम जाएगा। अगर ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जिस पर आवेश हो, इस तरफ धन आवेश है, इस तरफ धन आवेश है, तो ये डाइपोल नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर इधर भी धन आवेश है, इधर भी धन आवेश है, तो ये डाइपोल नहीं है। डाई का मतलब दो, दो अलग अलग, इस तरफ धन आवेश, इस तरफ ऋण आवेश। अगर ऐसा कोई सिस्टम दिख जाता है तो हमारा क्या होगा? गोल गोल घूमने लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या होगा? गोल गोल घूमने लगेगा। और इसी घुमाव को हम लोग हिंदी में कहते हैं आघूर्ण। क्या कहते हैं? आघूर्ण। फिजिक्स में बलाघूर्ण पढ़े हो कि नहीं? अभी टॉर्क पढ़े हो? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एफ एस कॉस थीटा था क्या? अरे टाउ बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये था क्या? वो तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस से। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़े हो कम से कम, ठीक है। ध्यान से सुनो, टाउ टॉर्क, ठीक है, या मोमेंट कहते हैं। तो टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट। मोमेंट मतलब घुमाव। जिस चीज के कारण घुमाव जनरेट होता है उसी का मोमेंट बोल देते हैं, उसी का आघूर्ण बोल देते हैं। जैसे टॉर्क को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब बल के कारण उत्पन्न घुमाव। कौन सा बल? ये जो फोर्स हम लोग लगाते हैं इसके कारण उत्पन्न घुमाव। जैसे ये है दरवाजा है, दरवाजे का एक छोर फिक्स कर दिया गया है और एक पर हम बल लगा रहे हैं, तो दरवाजे में क्या उत्पन्न हो जा रहा है? घुमाव उत्पन्न हो जा रहा है, आघूर्ण उत्पन्न हो जा रहा है, मोमेंट। अच्छा, उसका कारण कौन है? बल। इसीलिए दरवाजा जो घूम रहा है वो बलाघूर्ण के कारण घूम रहा है। किस कारण घूम रहा है? बलाघूर्ण के कारण, मतलब बल के कारण एक घूर्णन गति उसके अंदर उत्पन्न हो गई है, ठीक है। अगर मान लीजिए चुंबक है, ठीक, चुंबक को फ्रीली ऐसे सस्पेंड करते हैं तो वो भी गोल गोल घूम जाएगा। उसका कारण हमने बताया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय बलाघूर्ण बोलते हैं, या चुंबकीय आघूर्ण ही बोलो बस, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रही बात? अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, ये क्या हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक तरफ धन आवेश है, एक तरफ ऋण आवेश है, ये धन आवेश इस ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, ये ऋण आवेश इस धन आवेश को आकर्षित करेगा, और ये क्या होंगे? गोल गोल घूमते जाएंगे भाई।
समान दूरी पर हैं, कभी ये मिल नहीं पाएंगे, पर आकर्षण के कारण क्या होंगे, गोल गोल घूमते जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपली इसको डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, डाइपोल मोमेंट क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ रहा है बात की नहीं? ठीक है, मतलब एक कोई सिस्टम है, ठीक, जिस पर धन आवेश और ऋण आवेश है, ये धन आवेश और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न आघूर्ण को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, हमने देखा यहाँ पर HCl का उदाहरण लिया था, HCl पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें भी एक आघूर्ण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? इस तरह के जो अणु होते हैं उनमें आघूर्ण उत्पन्न होता है, और उसी को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और उसको कैलकुलेट भी करते हैं। जैसे टाउ क्या था, जो टॉर्क था, ठीक है, टॉर्क कैसे हम लोग पता करते थे, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, बलाघूर्ण कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते थे? फॉर्मूला याद है? बल गुणे एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस बल के बीच की दूरी, डिस्टेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं? यही होता था, जितना बल लगा रहे हैं, मतलब जिस चीज के कारण घुमाव उत्पन्न हो रहा है, गुणे घुमाव से, या बल जहां पे लाइन ऑफ फोर्स है वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जहां से वो चीज घूम रही है उसके बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि टॉर्क बराबर तुम्हारा हो जाएगा एफ आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो जहां पर बल लग रहा है उस पॉइंट से लेकर के जिस जगह से कोई चीज घूम रही है उसके बीच की दूरी। अगर ये तुम्हारा कांस्टेंट है, देखो यहां से एक चीज और तुम्हारा फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बलराम, बलराम भाऊ, अरे हाँ ना, कुछ बोलो, मुर्दा हो क्या? बलराम, अरे यस सर, नो सर, कुछ तो बोल भाई। नाम बलराम है, बैठ जा बैठ जा भाई, बैठ जा। तबीयत नहीं सही क्या? देखो अब बोला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या जाता है, मान लो इसका ये नियत वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को लगाने वाले फोर्स की मात्रा को कम करना हो, फोर्स को कम करना हो, तो क्या बढ़ा दें? आर बढ़ा दे तो इसका मान अपने आप कम हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया ये है 32, क्या है 32, क्या है, क्या बात है। अब ये 8 गुणे 4 है, ठीक है। 8 बल का मान है, 4 क्या है, दूरी है। ये 32 को अगर हमें कांस्टेंट रखना हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, कांस्टेंट है ये बात। अब ये टॉर्क हमारा कांस्टेंट है। अगर हम लोग ध्यान से सुनो, इस दूरी को बढ़ा दें, इस दूरी को मैं कितना कर दूं, 16 कर दूं, इस दूरी को क्या कर दूं, 16 कर दूं, तो लगाए गए बल का मान कितना हो जाएगा, 2। अपने आप 2 कम हो गया कि नहीं हो गया? इसको हम 32 कर दें तो बल का मान कितना हो गया? यानी कि अगर दूरी बढ़ाते जाएंगे तो लगाए गए बल का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा कि नहीं? अच्छा, सरकारी नल चलाए होगे सब, और घर में जो हैंडपंप लगता है वो भी चलाए होगे। सरकारी नल की डंडी बड़ी रहती है कि घर वाले नल की डंडी बड़ी रहती है? सरकारी नल की, ठीक है, डंडी बड़ी रहती है। मतलब जहां से जो चीज घूम रही है और जहां बल लगा रहे हैं उसके बीच की दूरी क्या है, कम है कि ज्यादा है? सरकारी में ज्यादा है, तो हमें बल कम लगाना पड़ता है, ठीक है। मोबाइल से बतियाते हुए नल चला लेते हैं, ठीक। और वही अगर घर वाला जो नल रहता है, छोटे बच्चे लटक जाते हैं पूरा, है, उसके बाद ऐसे करके फिर उस पर लटकेंगे पूरा। बात समझ आ रही कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहां से बल लग रहा है वहां पर दूरी कम है। जैसे दरवाजा है, दरवाजा जहां कब्जा लगा है वहां से खोलो और बंद करो, ज्यादा दम लगेगा, फोर्स का मान बढ़ जाएगा, बल का मान बढ़ जाएगा। लेकिन दरवाजे को जितना हम लोग जहां से घूम रहा है वहां से दूर कर देंगे, ठीक है, यानी कि आर बढ़ा देंगे, तो लगाए गए बल का मान अपने आप कम होता जाता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? क्लियर है ना? तो अच्छा, ये मान निकल कैसे रहा है, हम लोग को पहले तो ये ध्यान देना है, बल मतलब जिसके कारण घुमाव उत्पन्न हो रहा है, प्लस दूरी, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी होता है, डाइपोल मोमेंट में भी होता है। चार्ज को हम लोग जैसे किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से दिखाते हैं। हाँ, आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्यू, ये भी हो गया क्यू, ठीक। तो जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, उसको अगर कैलकुलेट करने की बात करें,
द्विध्रुव आघूर्ण है उसको कैलकुलेट करना हुआ तो हो गया तुम्हारा चार्ज, थोड़े उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस दूरी, और उनके बीच की डिस्टेंस है क्या, बॉन्ड लेंथ। याद आ रहा है, बताए थे। अरे भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की दूरी ही तो तुम्हारी क्या है, बॉन्ड लेंथ, या इसको डी से दिखा देते हैं, डी से, जहां पर क्यू क्या है, आवेश, ठीक है, क्यू क्या है, आवेश, और ये क्या है, डी क्या है, बॉन्ड लेंथ। हालांकि आया ऐसे है कि 2q इंटू ये वाली डिस्टेंस यहां से जहां से घूमता है वो डी करते हैं तो 2 इंटू डी बराबर ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेंथ आ जाता है, ठीक है। लेकिन उतना हम लोग अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग को एक फार्मूला समझना है। अगर हमें द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करना है प्रियांजल यादव, अगर हमें द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करना है, एक बार जरा द्विध्रुव आघूर्ण बोलो, तीन बोलो नहीं। अरे ए भाई हम अगर कोई काम कहें तो ये मत मुक्कोला करो कि नहीं करेंगे सर, हमने कितनी बार बोला है ये चीज याद कर लिया करो। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब कहोगे खाली केमिस्ट्री ठेकाला, फिजिक्स और बायो कहाँ है, वो क्लास टीचर है ना, भूल जाते हो तुम लोग। तो ये मत बोला करो कि सर जी नहीं बताएंगे नहीं। अरे बोलो तो, द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा हमने पहाड़ तोड़ने के लिए कह दिया, एक शब्द ही तो बोलना है। हाँ क्या कर रही हो, जितनी देर में बकवास कर उतनी देर में बोल दी होती। बोलो, द्विध्रुव आघूर्ण, हिंदी समझ के निकल लिए थे तुम लोग हैं, हिंदी क्लास समझ के निकल। अब कहां जाओ तुम लोग, जानो क्लास छोड़ के भागोगे तो यही होगा। बोलो बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण, अब बोलो, बोलो द्विध्रुव, मुझे ऐसा लग रहा है आधे से ज्यादा क्लास नहीं बोल पा रही है। खड़े हो जा, बोलो, बैठो बेटा प्रैक्टिस करना। बोलो बोलो बोलो, बोलना क्या है, तो खड़े क्यों हो गए हो। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, एक चीज जान लो, यही मेन समस्या है, मेन, बैठ जाओ, यही मेन समस्या है। उसको देखोगे ही नहीं, उसको पढ़ोगे ही नहीं, उसको बोलोगे ही नहीं, तो याद कहां से होंगी चीजें, दिमाग में क्या, जब भाई दिमाग में एक बार बोलोगे ना द्विध्रुव आघूर्ण, तो दिमाग में तुम्हारे द्विध्रुव आघूर्ण चल ही नहीं रहा है, तो याद कहां से होगा। बाबू आनंद, बहुत देर से आनंद ले रहे हो तुम, नहीं वो जो भी कारण रहा होगा, इसके पहले वाला जो आनंद लिए थे तुम, आगे वाली सीट वाले भी आनंद ले रहे थे, ठीक है, वो कारण जो भी रहा हो, बस हम एक बार बोलते हैं कि यहां से चीजें दिखाई भी देती हैं, सुनाई हमको दे जाती हैं, तुम लोग को नहीं देंगे, समझ में बात आ रही है ना, और समझ में भी आ जाती हैं। तो उस समय हमने जाने दिया कि चलो ठीक है, अचानक से वो चीज हुई है, हंस लो गा लो, सच बोले लाइट आ गई, ठीक, उसके बाद लगातार बकवास किए जा रहे हो। द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश और बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई, समझ में बात आ रही कि नहीं। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो यूनिट होता है वो होता है, कोई बता पाएगा, अरे कूलम मीटर, डिवाई होता है, वैसे डिवाई लिखते हैं, डिवाई, डिवाई होता है, लेकिन कूलम मीटर साफ दिख रहा है यहाँ पर भाई, डिस्टेंस मीटर है, और आवेश का क्या है, चार्ज का, चार्ज की क्या है, कूलम, तो कूलम मीटर है। अच्छा अब देखो, ये तो क्या सिंपल एक डाइपोल रहेगा, हम एक अणु लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर ये हम लोग आगे सीखेंगे, अभी हम बस बता दे रहे हैं कि कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, एक रेखीय होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक। कार्बन और ऑक्सीजन की तान्या विद्युत ऋणात्मकता सेम है या समान है कि अलग अलग है, देखो जानो तब बोलो, इसे फर्जी ना बोलो, समान है,
बगली अलग अलग है, दूर में कौन से हुई करी, ठीक। अरे भैया कार्बन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग है, दो अलग अलग। तुम में से किन दो बच्चों के चेहरे एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, सबके अलग अलग है कि नहीं है, सबके गुणधर्म अलग अलग है कि नहीं है। एक कॉमन है सब में कि सब बैल हो। बात समझ आ रही कि नहीं, ये गुणधर्म कॉमन है। शुभम प्रताप सिंह महाबैल। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन थोड़ा कम है, ठीक है। तो हमें यहां पर एक डाइपोल देखने को मिलेगा, कौन सा, यहां पर आ जाएगा पार्शियल धनावेश, यहां पर पार्शियल ऋणावेश। कोई समस्या? लेकिन इसके साथ ही हमें एक और डाइपोल देखने को मिल रहा है, यहां एक ऋणावेश और धनावेश। बात समझ आ रही कि नहीं, मतलब हमें दो डाइपोल दिख रहे हैं, ठीक है। एक से ज्यादा डाइपोल भी संभव है एक अणु के अंदर, लेकिन इसके अंदर दो डाइपोल होने के बावजूद घुमाव उत्पन्न नहीं होगा। एक के कारण जो घुमाव उत्पन्न होगा दूसरा उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, जैसे इस डाइपोल के कारण जो बलाघूर या सॉरी डाइपोल में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, ये वाला डाइपोल उसको कैंसिल कर देगा। या खुद देख सकते हो, अगर ये पूरा एक सिस्टम ले लो तो इधर भी ऋण आवेश है, इधर भी ऋण आवेश है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ये कहा जाएगा कि पोलर है कि नहीं है, मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध इसमें है, लेकिन इसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, ठीक है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के हमें डाइपोल देखने को मिल रहे हैं, द्विध्रुव देखने को मिल रहे हैं, दोनों की दिशा अलग अलग है, धन ऋण और फिर ये धन और ये ऋण, तो उसके अंदर घुमाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो ये हमारा हो गया बलाघूर्ण का, ठीक। अच्छा एक छोटी सी चीज रह गई थी, बॉन्ड ऑर्डर, जो कल वीडियो में चल रहा था वो बता रहे थे, तुम लोग उसको समझ भी रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंपल सी चीज है, सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है एक, डबल बॉन्ड रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है दो, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं तीन। बस इतना जान लो, छूट गए थे चीज इसलिए अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो कहा जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तीन, ठीक है। इसको बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है, BO ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाए रहना, ये छूट गई थी कल, ठीक है, और वीडियो में चल रहा था तो तुम लोग जो है उस दिन देखे तो फिर कह रहे हो कि सर पता नहीं क्या बकवास बता रहा था, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे कुछ बंध मापदंड, बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक। अब इसी में एक चीज और है, कोई भी बंध है, बंध कितने प्रकार के होते हैं, पिछले सराय के पूछे थे ना, 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध के बारे में हमें जितना पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया, अब पूरे चैप्टर में हमें उप सहसंयोजक बंध के बारे में नहीं पढ़ना है। पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना किस चीज के बारे में, सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ना है, आयनिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, कोई भी बंध गुप्ता पूनम, कोई भी बंध, आवाज आ रही है, हाँ आ ही रही होगी, बाप रे बहुत तेज हो गया तो कोई बात नहीं। अवनिंद्र मौर्य, जैसे ज्यादा ही तेज हो गया क्या आवाज, तो कोई बात नहीं, शिवम बाबू सुनाई दे रहा है ना, ठीक। कोई बंध है, आयनिक बंध है, उसके अंदर सहसंयोजक गुणधर्म भी कभी कभी हल्का सा देखने को मिल जाता है, ठीक। केमिस्ट्री में एक चीज याद रखो, कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि अकाट्य सत्य हो गया, सब सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं होता है, हर चीज ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, लेकिन गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। ऊपर से नीचे आए, बाएं से दाएं जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको कहते हैं, वो बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन हो जाती है किसकी, क्लोरीन की। तो उसी तरह से अगर हम ये कहें कि कोई भी बंध
100% आयनिक है, तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, कोई भी बंध 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट नहीं हो सकता है। अब ये HCl का हमने उदाहरण लिया था, HCl में हमने देखा था कि जो HCl है वो कोवैलेंट तो था, पर उसके अंदर आयनिक गुणधर्म थोड़ा बहुत देखने को हमको मिल गया। ठीक है, तो जो आयनिक बंध होते हैं उन आयनिक बंध के अंदर भी कुछ सहसंयोजक गुण देखने को मिलते हैं, जिसको कहा जाता है कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या कहते हैं? कोवैलेंट कैरेक्टर। जैसे रमाकांत दुबे बाबू, आप में से बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो लड़के हैं लेकिन उनके अंदर कुछ कैरेक्टर लड़कियों के आ जाते हैं। 100% लड़के हैं, पीछे क्या देखने लगते हो? एक तो जिसके अंदर होता है उसको देखने लगोगे। हमने बताया था कि वो लोग मुक्का उक्का या किसी को थप्पड़ मारते हैं तो ऐसे नहीं मारते हैं। कैसे मारते हैं? हाँ, आयुष बाबू तुमको पता है, वो चलते भी हैं तो ऐसे नहीं चलेंगे, वो ऐसे ऐसे चलेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? 100% लड़के वो नहीं रहते, उनके अंदर थोड़ा सा कैरेक्टर आ जाता है। कुछ लड़के होते हैं जिनके बहुत बड़ा बातचीत करते हैं। बातचीत करना कैरेक्टर है लड़कियों का। ठीक, लड़कों में जो बातचीत करते हैं उनके अंदर भी वो कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब। सचिन बाबू, तो ठीक वैसे ही मान लिया कि कोई एक आयनिक यौगिक है, किसी एक आयनिक यौगिक का कोई नाम बताया जरा। हाँ सही बोले, बोलो। आयनिक यौगिक का नाम बताओ। अरे इसमें आयनिक बंध होता है वही आयनिक यौगिक होते हैं, तो बताओ। NaCl। चुपचाप यही बता देना चाहिए, कोई बहुत हार्ड एग्जांपल नहीं बताना चाहिए कि हाँ ऐसा लेते हैं या पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेते हैं उसमें आयनिक भी होगा और उसी में कोऑर्डिनेट भी होगा, सब ले लिया जाएगा। तो छोटा सा उदाहरण लेना, NaCl, वही हमने भी उदाहरण लिया था। ठीक है, 3-4 बार बताया था। NaCl में होता क्या? ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है और उसकी सहायता से किस तरह के प्रश्न आप परीक्षा में हल कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक से समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना। जैसे NaCl है, NaCl, कोई समस्या किसी को? Na प्लस Cl माइनस, ये तुम्हारा हो गया 1 प्लस, ये हो गया हमारा 1 माइनस। बड़े प्यार से बड़े सुकून से 1 प्लस 1 माइनस रह रहे थे। देखो आयनिक कैरेक्टर किस चीज पर डिपेंड करता है, हमने बताया आयनिक कैरेक्टर, ये जितना ज्यादा धन आवेशित होगा, ये जितना ज्यादा ऋण आवेशित होगा, दोनों के बीच बहुत अच्छा बल लगेगा और NaCl बन जाएगा, आयनिक हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब एक उदाहरण लेते हैं दूसरा, कैल्शियम क्लोराइड का। किसका उदाहरण लेते हैं? Ca2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, CaCl2, 2Cl माइनस हो जाएगा। अब यहां पर ये आपका है 1 2 प्लस और एक ये क्या है 1 माइनस। अब ये धनावेश बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। अच्छा, ये जिस चीज में ऋण आवेश होता है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ ऋण आवेश होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई भी चीज धनावेशित है इसका मतलब उसमें धनावेश ज्यादा है। ये जो Na प्लस है इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन बस ज्यादा है, मतलब 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन तो बराबर है, इससे सिर्फ एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाने के कारण इसका। देखो कोई भी चीज विद्युत उदासीन है, जैसे सवाल पूछ दिया गया कि अगर कोई परमाणु है विद्युत उदासीन है, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है? आवेश है, पर जितना धनावेश है उतना ही ऋण आवेश है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो कोई भी चीज ऋण आवेशित है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसमें धनावेश नहीं है, बस उसमें ऋण आवेश ज्यादा है। कितना ज्यादा है? जितना आवेश। अगर एक माइनस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ऋण आवेशित कण ज्यादा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बस ज्यादा है। समझ में बात आ रही कि नहीं? ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं? कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि अगर कोई चीज ऋण आवेशित है तो खाली इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें प्रोटॉन नहीं होगा। ऐसी दुनिया में कोई चीजें नहीं है। क्लियर हो रही बात की नहीं? जिसमें प्रोटॉन न हो, जिसमें धनावेशित कण न हो। समझ में बात आ रही है ना? तो धनावेश का मतलब ये हो गया कि उसमें ऋणावेश भी है पर धनावेश क्या है? ज्यादा है।
कैल्शियम में धनावेश कितना ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, ठीक। और क्लोराइड में ऋणावेश कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। तो जब यहां पर धनावेश ज्यादा है तो ये जो हमारा गोल सा दिख रहा है ऋणावेशित भाग, ये जो धन आवेश है ये इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये धन आवेश है, ये जो पूरा का पूरा ऋण आवेश था ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक पास आ गया और सारे के सारे जो धनावेशित कण थे उनको उधर भेज दिया। यानी कि एक आयन के अंदर हमें एक द्विध्रुव अलग से देखने को मिल गया। यानी कि अब जो प्योरिटी थी उस नेगेटिव चार्ज की, वो प्योरिटी खत्म हो गई। जो पहले पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिट हुआ करता था अब वो डिस्टॉर्टेड हो गया, डिस्टर्ब हो गया, नेगेटिव वाला हो गया पॉजिटिव। अभी भी उसमें ऋणावेश ज्यादा है लेकिन अब वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सेपरेशन हो गया। धनावेशित भाग थोड़ा सा दूर चला गया, ऋणावेशित भाग इधर आ गया, मतलब अब वो प्योर आयनिक बंध नहीं रह गया है। आयनिक बंध का मतलब क्या, एक स्ट्रॉन्ग धनावेशित भाग, एक स्ट्रॉन्ग ऋणावेशित भाग, दोनों के बीच आयनिक बंध NaCl में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे धनावेश का मान बढ़ता जाता है, मेरी बात सुनो श्रीचंद राव, जैसे जैसे धनावेश का मान बढ़ता जाता है वो उसको बोलते हैं ध्रुवीकरण। उसको क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ये उसका ऋण आवेश का क्या कर दिया उसने, पोलराइजेशन कर दिया। अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें, राजन अब इधर देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, AlCl3, एल्यूमिनियम पर 3 यूनिट और ये क्लोराइड है, ठीक है। अभी बताओ ये हमारा 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, धनावेश का मान बढ़ गया। जब धनावेश का मान बढ़ जाएगा तो वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अंदर जो धनावेशित भाग था उसको थोड़ा सा दूर भेज देगा। यानी कि इसके अब ये डिस्टर्ब हो गया। अब ये तो पॉजिटिव है प्योर, लेकिन अब ये प्योर नेगेटिव नहीं रह गया, ठीक। यानी कि जैसे जैसे, ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे जैसे धनावेश का मान बढ़ता जाता है उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है, सहसंयोजक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक। एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, जबकि एक धातु है दूसरी अधातु है, लेकिन उसके अंदर सहसंयोजक गुणधर्म हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि कैसे पता चलेगा सहसंयोजक कैरेक्टर आ गया है किसी आयनिक यौगिक के अंदर, उसके ऊपर का आवेश देख करके। दूसरी चीज उसका आकार देख करके, कोई चीज कितना छोटा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, LiCl है, NaCl है और KCl है। अब यहां पर समस्या ये है कि Li 1+, Na 1+, और पोटेशियम भी 1+, तीनों अलग अलग यौगिक हैं। इसको बंद करो, तीनों अलग अलग यौगिक हैं। रितेश भाई यहां ध्यान दो, रितेश ध्यान दो, 5 मिनट की बात है। अब इन तीनों पर धनावेश का मान तो बराबर है लेकिन तीनों अलग अलग यौगिक हैं, तो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब यहां पर हम देखते हैं आकार, ठीक है। तीनों पे धनावेश का मान तो बढ़ता होगा, हमें नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन बराबर दिख रहा है। लेकिन कोई भी अगर हमें मानना होगा कि किसके ऊपर धनावेश ज्यादा है तो कैसे पता करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक 10 साल का लड़का है जिसके पास 10 लाख रुपया है और एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है जिसके पास 10 लाख रुपया है। आप ज्यादा अमीर किसको मानोगे, छोटे वाले बच्चे को कि बड़े वाले आदमी को? छोटे वाले बच्चे को। क्यों? क्योंकि जब वो 50 साल का होगा तो उसके पास तो 1 करोड़ हो जाएगा। यानी कि अगर सेम अमाउंट ऑफ कोई चीज क्वालिटी किसी के अंदर है और एक चीज छोटी एक चीज बड़ी है तो ज्यादा क्वालिटी किसके अंदर मानी जाएगी, छोटे वाले के अंदर। यानी कि अगर मैं कह दूं कि धनावेश तो तीनों में बराबर है लेकिन अगर मुझे कहना हो कि किसमें धनावेश ज्यादा है तो कौन होगा, लिथियम। लिथियम में धनावेश का मान ज्यादा हो जाएगा। यानी कि लिथियम क्लोराइड आयनिक होने के बावजूद इसके अंदर सहसंयोजक गुणधर्म आ जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा आयनिक इसमें कौन होगा, पोटेशियम क्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक होगा। अब सुनो ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन और, यहां से एक चीज और क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो पूछ लिया गया NaOH और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्षारीय कौन है, तो क्षारों के गुणधर्म क्या होते हैं, क्षारों के गुणधर्म होते हैं कि जल में डालने पर OH- आयन निकाल दे बाहर। जो जितना ज्यादा आयनिक होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, और अगर मान लो भूख लगी है, इंटरवल हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देख लेना बाद में। इसलिए
अभी 5 मिनट पढ़ा लेने दो, ठीक है, कम से कम ये रिकॉर्डेड तो रहेगा। NaOH को पानी में डाले और KOH को पानी में डाले, आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? KOH में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार बड़ा है, पोटेशियम का आकार बड़ा है, इसके अंदर सहसंयोजक कैरेक्टर आ जाएगा इसकी तुलना में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो जब इसको पानी में हम लोग डालेंगे तो ये और अच्छे से वियोजित हो जाएगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन इसमें क्या होगा, और आसानी से बाहर निकल जाएगा। जितनी आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या है? दोनों क्षार हैं, लेकिन ज्यादा क्षारीय कौन है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्षारीय है। क्यों ज्यादा क्षारीय है? क्योंकि जो पोटेशियम है उसका आकार बड़ा है, जिसके कारण पोटेशियम क्या है, ज्यादा आयनिक है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा आयनिक है और जल में डालने पर उसका वियोजन आसानी से हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब कल से हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT। ठीक।